कहानी को शुरू किया जाता है साल 2008 से स्कॉटलैंड में अचानक से एक खौफनाक बीमारी फैलने लग जाती है जिसका नाम है रिपर वायरस। ये कोई मामूली वायरस नहीं था, बल्कि ये था माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटा सा ना दिखने वाला ऐसा शैतान जो लोगों को तेजी से मार रहा था। ग्लासगो शहर में भी इस वायरस का डर फैलना स्टार्ट हो चुका था। इसके लिए ना तो कोई इलाज था और ना ही कोई वैक्सीन बनाई गई थी। वायरस की वजह से फर्स्ट ही वीक में हजारों इंसान अपनी जान गवा देते हैं। लंदन में बैठे हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को समझ आता है कि अगर अब उन्होंने कुछ नहीं किया तो दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल फैसला लेते हैं। वो मार्शल लॉ लगा देते हैं और सड़कों पर फौजियों से भर जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान बहुत ही अजीब और डरावना हो चुका था। वो स्कॉटलैंड के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला करते हैं जो 30 फीट ऊंची होगी और स्टील से बनाई जाएगी। इस दीवार को पूरे रोमन बॉर्डर पर बनाया जाता है और इस तरह से ब्रिटेन दो हिस्सों में अलग हो जाता है। स्कॉटलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहीं समुद्र में माइंस बिछा दिए जाते हैं और हवा में भी प्लेन्स का उड़ाना मना कर दिया जाता है। दीवार के अंदर वाला हिस्सा क्वारंटाइन जोन था, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे। उन्हें बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ हमें दिखाया गया कि जब इस दीवार का डोर बंद होने ही वाला था तो क्वारंटाइन जोन का हर इंसान इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे थे, इसी कोशिश में कि वो किसी तरह अपनी जान बचा ले। मगर आर्मी वाले ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दे रहे थे और उसी भगदड़ में हम पागल हो चुकी एक औरत को देखते हैं जो किसी तरह अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। वो भागते हुए एक हेलीकॉप्टर के पास चली गई और एक सोल्जर से मदद की गुहार लगाने लग जाती है, यह कहते हुए कि प्लीज मेरी बेटी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। सोल्जर उसे कहने लगे कि तुम्हारी जगह इस हेलीकॉप्टर में नहीं बची हुई है। तब उस बच्ची की माँ कहने लगी, मुझे छोड़ो, मेरी बेटी को लेकर चले जाओ। जाते जाते वो माँ अपनी बेटी के हाथ में एक चिट पकड़ा जाती है जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था, इस उम्मीद में कि वो और उसकी बेटी किसी न किसी दिन अपने घर पर मिल ही जाएंगी। इस क्वारंटाइन वाले जोन में खाने पीने की चीजें और जरूरत की चीजें धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। लोग जिंदा रहने के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। सड़कें खून, आग और लाशों से भर जाती हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। बाहर के दुनिया को लगता है कि स्कॉटलैंड के अंदर हर इंसान मर चुका है और वो क्वारंटाइन जोन एक हिस्ट्री बनकर रह गई है। पर ऐसा हुआ भी था या नहीं, यही जानने के लिए यह पूरा कहानी 27 साल आगे बढ़ जाती है। अब साल चल रही है 2035। दुनिया अब उस क्वारंटाइन जोन को भूल चुकी है, लेकिन अब ब्रिटेन की हालात भी काफी खराब हो चुके हैं। दुनिया में इतना बड़ा चेंज आने की वजह से वहाँ पर भी चीजों की कमी हो चुकी है। लोग भूखे और बेरोजगार हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं उस छोटी बच्ची से जो उस दिन बच गई थी। यहाँ पर उसका नाम हमें ईडन पता चलता है और अब वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्स में एक मेजर बन चुकी है। वो एक बहुत ही अच्छी सोल्जर बन चुकी है। पता चलता है कि उसकी एक आंख नकली है क्योंकि क्वारंटाइन जोन के अंदर उसने अपनी एक आंख खो दी थी। हम ईडन को एक एक्शन में देख पाते हैं। उस टाइम वो एक बोट पर रेड कर देती है। यहाँ पर वो दरअसल एक स्लेव ट्रेडर का पीछा कर रही थी और उसे पकड़ने के लिए अंधेरे रास्ते से होते हुए अजीबो गरीब जगह पर जाकर उसके पीछे आ जाती है और यहाँ जाकर वो देखती है कि उसी के एक साथी को इस स्लेव ट्रेडर ने होस्टेस बनाया हुआ था। वो इस आदमी को किसी तरह का कदम उठाने से मना करने लग गई, लेकिन ये आदमी गलती से ईडन के आदमी को गोली मार देता है और यह देखकर ईडन भी बिना रहम दिखाते हुए काफी बेदर्दी से उस स्लेव को गोली मार देती है। मिशन के बाद वो अपने बॉस, जिसका नाम चीफ नेल्सन था, वो इस टाइम काफी उदास थी और उसके हाथ में इस टाइम वही पुराना एड्रेस था जो 27 साल पहले उसकी मॉम ने उसे दिया हुआ था। वो उदास हुई नेल्सन को बताने लगी कि अब उसको अपने मॉम का चेहरा तक याद नहीं है। ये जिस घर का एड्रेस है वो उसी क्वारंटाइन जोन के अंदर ही है जहाँ पर जाने के लिए सभी को मना किया गया है और अगर वो कभी वहाँ पर चली गई तो वो वहाँ से वापस भी नहीं आ सकेगी। नेल्सन उसे कहने लगा, उम्मीद मत हारो, तुम्हें एक दिन जरूर अंदर जाने का मौका मिलेगा। अभी के लिए तुम जाकर आराम करो। लेकिन यह वक्त आराम करने का नहीं था। खबर मिली कि लंदन शहर के अंदर वही वायरस अब फैलने लगा था। लंदन शहर में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके पूरे शरीर पर अजीबों गरीब तरह के जख्म आ चुके थे। यह देखते ही सबको पता चल गया था कि रिपर वायरस वापस आ चुका है और इस बार तो बिल्कुल लंदन में ही घुसा हुआ था।
गवर्नमेंट में भी पैनिक होने लग चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर भी परेशान हो चुके हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर यह वायरस दोबारा से फैलने लग गया तो लाखों लोग मर जाएंगे। वो पहले वाले पुराना तरीका अपनाने का सोचते हैं, लंदन को लॉक्ड करने का। लेकिन यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कैनरिस एक बहुत ही घिनौना सलाह देते हुए कहने लगा कि लोगों को मरने दो ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके और बस हमें अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन इसमें किसी के बचने का चांस ही तो नहीं था। तब कैनरिस प्राइम मिनिस्टर के सामने ही एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हुए बताता है कि उन्होंने कभी भी स्कॉटलैंड के क्वारंटाइन जोन के अंदर नजर रखना नहीं छोड़ी हुई थी। वो कुछ सैटेलाइट्स फोटोज दिखाया और उन्हें बताने लगा कि सालों तक वहाँ के लोग अभी भी जिंदा हैं। अगर 27 साल बाद लोग अभी भी जीवित हैं तो इसका मतलब है कि उस वायरस का क्योर यानी इलाज ढूंढ लिया था और अब इन लोगों को भी वायरस से बचने का तरीका उसी जोन के अंदर ही मिल सकती थी। गवर्नमेंट अब पूरी तरह से एक खतरनाक प्लान बनाती है कि उन्हें एक टीम को उस क्वारंटाइन जोन के अंदर भेजना होगा ताकि वो क्योर ढूंढ कर ला सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 48 घंटे ही बचे हुए हैं। इससे पहले कि लंदन पूरी तरह से खत्म हो जाए उन्हें यहाँ पर वापस आना ही होगा। नेल्सन के मुताबिक ऐसा करना एक सुसाइड मिशन था। उसने सबसे पहले इस मिशन के ईडन का ही नाम सोचा, इस उम्मीद में कि कहीं ईडन को वहाँ पर उसकी मॉम मिल जाए। ईडन क्योंकि मेजर के पद पर थी इसीलिए उसे इस मिशन के बारे में समझाया जाता है। उसे ग्लासगो सिटी के अंदर डॉक्टर मार्कस केन की लैब को ढूंढना है। उसे बताया जाता है कि डॉक्टर केन वही साइंटिस्ट हैं जो क्वारंटाइन जोन बनने से पहले ही इस वायरस का इलाज ढूंढने में लग गए थे। लेकिन जब क्वारंटाइन जोन बना तो वो क्वारंटाइन जोन के अंदर ही रह गए थे ताकि वो वहाँ रहकर वहाँ के लोगों की मदद कर सके। गवर्नमेंट को लगता है कि अभी भी डॉक्टर केन जिंदा हैं और उनके पास ही वो क्योर है। अब ईडन अपने सिपाहियों के साथ उस बड़े से दीवार के पास पहुंचती है। यह पूरा जगह पहले से ही एडवांस गन से भरी हुई है। वहाँ पर वो अपनी टीम से मिलती है जिस टीम में 2 साइंटिस्ट भी हैं। यह सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़े आर्म टैंक के अंदर बैठ जाते हैं जो असल में जंग के लिए ही बनाया गया हुआ था। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं और टीम मौत के जमीन में प्रवेश कर जाती है। ग्लासगो शहर एक खंडर बन चुका है। सभी बिल्डिंग्स यहाँ पर टूटते जा रहे हैं। सड़कों पर जंग लगी गाड़ियाँ पड़ी हैं। इंसानों की हड्डियाँ और लाशें भी जगह जगह पड़े हुए हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब दिखाई दे पड़ता है। उनकी गाड़ी अचानक एक गाय से टकरा जाती है और जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी और भी काफी मात्रा में गाय घूम रही थीं जो वहाँ पर घास खा रही थी। ईडन सोचने लग गई कि अगर यहाँ पर जानवर जिंदा रह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इंसान भी जिंदा रह रहे होंगे क्योंकि वायरस सभी को नहीं मार रहा। खैर इन्हें डॉक्टर केन को ढूंढना था जिन्हें वो ढूंढने के लिए पुराने हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन यह हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल नहीं रहा बल्कि एक खंडर बन चुका था। यहाँ अंधेरे के साथ साथ डरावना माहौल बना हुआ है। ईडन के साथ आए हुए साइंटिस्ट यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं और डॉक्टर केन की सारी रिपोर्ट्स वगैरह ढूंढने लग जाते हैं कि तभी इन्हें यहाँ पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली जिसमें केन की आवाज पड़ी हुई है। लगभग आज से 21 साल पहले की बात केन कर रहा है जब यहाँ पर खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था और लोग एक दूसरे को मार मार कर खा रहे थे। यह सारी रिकॉर्डिंग सुनकर सबकी रूह ही कांप उठती है। इस टाइम जब सभी लैब की जांच इन्वेस्टिगेशन करने में लगे पड़े थे तो बाहर इनका ड्राइवर एक पास में ही खड़ी हुए लड़की को देख पाता है। उसे वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी और वो उसकी मदद करने का सोचने लग गया और ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपने टैंक के अंदर बैठा लेता है। लेकिन यहाँ तो पता चला कि वो लड़की तो एक ट्रैप थी। अचानक से उस ड्राइवर को मार देती है और यहाँ पर अपने बहुत सारे साथियों को बुला लेती है। दरअसल ये साथी असल में मर्डर्स हैं और ये इंसानों को इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि ये सभी जंगली बन चुके थे और अब इंसानों और जानवरों का ही शिकार कर करके खाते हैं। इनके अब हुलिये भी बहुत ही ज्यादा डरावने हो चुके थे। मुंह पर टैटू बनाए, चेहरे पर पेंट लगाए हुए ये सभी बहुत ही भयानक दिख रहे थे। उन्होंने पूरे टीम को पकड़कर अपने कब्जे में करके उन्हें मारना चाहते थे। वो टीम पर आग के गोलों के साथ साथ अजीबो गरीब हथियारों से हमला करने लगते हैं। लेकिन फिर टीम अपने आप को बचाते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ भागने की कोशिश करती है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं। वे सभी उनके टैंक में आग लगाकर उन्हें जलाना शुरू कर देते हैं और इस तरह साथ में जाती हुई टीम बिखर जाती है क्योंकि उस जाती हुई टीम के टैंक में एक धमाका हुआ था। इसी वजह से उस टीम के कई लोग मारे गए हुए थे।
यहाँ पर ईडन और उसके साथ का साइंटिस्ट दोनों भागने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर मर्डर्स हर जगह पर भरे पड़े हैं और बहुत ही ज्यादा तेज के साथ खूंखार भी हैं। इसी भगदड़ में ईडन उनसे बहुत बहादुरी के साथ लड़ती है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इस तरह उसे और उसके साइंटिस्ट को पकड़ लिया जाता है, जबकि उसका एक दूसरा साथी और दूसरा साइंटिस्ट अंधेरे में छुपकर बच निकलते हैं। ईडन और उसके साथ के सभी मर्डर्स घसीटते हुए यहाँ से ले जाकर इन्हें एक शहर के बीच हेडक्वार्टर में लेकर आया जाता है और इन दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के गैंग लीडर से होती है, जिसका नाम है सोल। सोल बिल्कुल एक पागल आदमी था, वो भी पूरे टैटू के साथ भरा हुआ था। वो यहाँ पर ईडन को मारने की बजाय उससे सवाल करने लगा कि तुम दीवार के उस पार से यहाँ क्या करने के लिए आई हो। सोल असल में बाहर के दुनिया के लोगों से नफरत करता है, क्योंकि उन लोगों ने सोल की दुनिया के लोगों को यहाँ मरने और उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया था। ईडन उसे बता देती है कि वहाँ पर भी उसी तरह के वायरस फैल गया है और इसी वायरस का क्योर लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है, जो कि डॉक्टर केन बना रहे हैं। बात सुनकर सोल जोर जोर से हंसने लग जाता है और बताता है कि डॉक्टर केन कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बाप है और वो एक झूठा इंसान है। केन ने हमेशा सबको बताया कि बाहर की दुनिया मर चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन ईडन ने यहाँ आकर साबित कर दिया था कि केन झूठ बोल रहा था और यह झूठ वो हमेशा से साबित करने में लगा हुआ था। इसीलिए जब उसे इस बारे में पता चला तो अब वो अपनी इस जीत का जश्न मनाने का डिसाइड करता है। वो अपने पूरे गैंग को एक बड़े कंसल्ट हॉल में बुलाया। यहाँ का नजारा बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई सर्कस हो रही हो। सोल यहाँ पर ईडन की साथी साइंटिस्ट को बुलाया और उसके आते ही यहाँ पर आसपास के लोग उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे बेधड़क जिंदा ही जला डालते हैं। उसकी पुकार को सुनकर जेल के अंदर पड़ी हुई ईडन भी समझ जाती है कि उसके साथी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। पता चलता है कि ये लोग इसी तरह बाहरी इंसानों को जिंदा जलाकर उन्हें पकाकर खा जाते हैं। आज का शिकार उनका यही साइंटिस्ट था। इस टाइम ईडन को समझ में आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो किसी तरह उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो एक आदमी को अपने करीब बुलाते हुए उसे एब्यूज करते हुए उससे जेल का दरवाजा खुलवा लिया और फिर उस गार्ड को मारते हुए यहाँ से भाग निकलती है। इधर पास वाले सेल में एक और लड़की बंद पड़ी थी, जिसका नाम कैली था। कैली बताती है कि वो डॉक्टर केन की बेटी है और सोल की बहन है। इस टाइम वो ईडन को बताते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारे और सोल दोनों की बातें सुनी हुई हैं। मुझे पता है कि तुम डॉक्टर केन की तलाश में यहाँ आई हो और मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकती हूँ। बताने लग गई कि डॉक्टर पहाड़ों में एक कैसल बनाकर रहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईडन केली को भी आजाद करवा दिया और दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में यहाँ वाइपर आ जाती है जो सोल की फ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फौरन से दोनों आपस में लड़ने लग गए। ईडन और उसमें जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर ईडन पूरी तरह से ट्रेंड थी। इसी तरह वो उसकी हर वार से खुद को बचा लेती है और आखिर में उसी को मार देती है, जिसके बाद ईडन और कैली शहर से भागने लग चुके थे और रास्ते में उन्हें अपने बाकी के दोनों साथी जो अंधेरे में छुप गए थे वो भी मिल जाते हैं। अब ये चारों मिलकर यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन मर्डर्स मोटरसाइकिल से इनका पीछा करने लग जाते हैं। वो चारों एक ट्रेन स्टेशन की तरफ भागते हैं और एक पुरानी ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस पागल गैंग से दूर निकल जाते हैं। इसी ट्रेन के अंदर कैली अपनी और अपनी डैड की कहानी बताने लग गई। वो बताती है कि डॉक्टर केन जंगलों में रहते हैं और वहाँ वो एक अलग तरह की दुनिया चला रहे हैं, जहाँ शहर में सोल की गैंग पागलपन करता है, वहीं केन एक मेडिवल राजा महाराजा की तरह रहता है। उसने हर तरह से पुराने जमाने वाले तरीके को अपना लिए हैं। वो सभी ट्रेन से उतर गए और कैली इन्हें पहाड़ी के अंदर बने केव में लेकर जाती है। इस केव के अंदर बहुत सारा सामान स्टोर किया गया था, जिसे देखकर ईडन और उसके सारे साथी हैरान हो चुके थे। ये सभी जब केव के दूसरी तरफ निकलकर बाहर आए तो यह देखकर हैरान परेशान रह गए कि वहाँ का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। हर तरफ हरियाली थी, घोड़े थे और बिल्कुल ऐसी दुनिया थी जैसे कभी आज से 100-200 साल पहले हुआ करती थी। और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसान सही मायनों में जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग अभी यही सब देख ही रहे थे कि अचानक घोड़ों पर सवार कुछ सोल्जर इनके पास आ जाते हैं। इन्होंने हाथों में तलवारें और पुराने जमाने के वेपन्स लिए घूम रहे हैं। पता चलता है कि ये केन के सोल्जर्स हैं। ईडन यहाँ पर कुछ सोचते समझते हुए अपने आप को सरेंडर कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि यही एक सीधा रास्ता है जिससे वो केन तक पहुँच सकती थी। उन लोगों को पत्थरों से बने हुए एक बहुत बड़े किले के अंदर लेकर जाया जाता है। अंदर सारा कुछ पुराने जमाने जैसा ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बिजली नहीं थी,
थी और जगह जगह मशालें जलाए हुए थे। डॉक्टर केन इस टाइम किसी बादशाह की तरह एक तख्त पर बैठा हुआ दिखाया गया। यहाँ ईडन उससे बात करती है और उसे बताने लग गई कि लंदन में ठीक उसी तरह से वायरस वापस आ गया है। लोग काफी तेजी से मर रहे हैं और उन्हें और इंसानियत को बचाने के लिए क्योर चाहिए। उसकी बात सुनकर केन उसके ऊपर किसी पागलों जैसा हंसने लग जाता है और उन्हें एक कड़वा सच बताते हुए कहने लगा कि उस वायरस का कोई भी क्योर यानी कोई इलाज ही नहीं है। वो बताता है कि मैंने तो कभी कोई दवाई वैक्सीन बनाई ही नहीं थी। स्कॉटलैंड में जो लोग जिंदा बचे हैं वे किसी गोली या वैक्सीन से नहीं बचे, वो सभी अपने नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से बचे हैं। उन सभी की बॉडी वायरस से लड़ चुकी है। केन उसे कहता है कि ये तो बस एक नेचुरल सर्वाइवल का एक तरीका है। कभी भी नेचर पूरी इंसानियत को खत्म नहीं करती, लेकिन इस दुनिया को साफ करने के लिए वो जरूर कभी ना कभी इस तरह के वायरस लेकर आती रहती है, जिससे सभी कमजोर लोग मारे जाते हैं और जो लोग मजबूत होते हैं बस वही इस दुनिया में बच जाते हैं, जो आगे की नस्लें चलाकर इंसान को बढ़ा सके। उसकी ऐसी बातें सुनकर ईडन को पता चल जाता है कि केन उसकी हेल्प करने से साफ मना कर रहा है और यहाँ पर केन उसे यह भी बात बता देता है कि वो बाहर की दुनिया से और वहाँ के लोगों से सख्त नफरत करता है। वो चाहकर भी वहाँ के लोगों की मदद नहीं कर सकता। अब क्योंकि ईडन उसकी कैदी थी, बगैर उसकी इजाजत के उसके एरिया में घुसी थी, इसीलिए उसे वो सजा देना चाहता था और अब वो उसे सजा देने के लिए अपने एक बड़े से एरिना में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे लड़ने का हुक्म दे देता है और वहाँ पर उसे मौत के घाट उतार देने को कहा। लेकिन यहाँ पर ईडन अपना असली ताकत और अपना असली टैलेंट दिखाते हुए वहाँ मौजूद सभी के सभी सिपाहियों से इतना अच्छा लड़ती है कि सभी को मौत के घाट उतारते हुए उनकी ही तलवार लेकर उनके बॉडी में स्टैब करके अपने आप को बचा लेती है। ये भारी भारी आर्मर पहने हुए लोग उसके सामने हार मान गए थे और यह सब देखकर डॉक्टर केन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस टाइम ईडन जब अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो पीछे से कैली और उसके साथी भाग निकलने में कामयाब हो चुके थे। वो अब किले से बाहर निकलते हुए वहाँ से कुछ बारूदी हथियार उठा लाते हैं, जिन्हें आज के जमाने में बॉम्ब कहा जाता है। इधर दिखाया गया कि अपनी मौत को देखकर डॉक्टर केन को इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि उसने ईडन को गोली से भून देने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उससे पहले ही कैली और उसके साथी ने आकर यहाँ पर एक बड़ा धमाका कर दिया और इस तरह से ईडन की जान बच गई। यहाँ पूरे किले में अफरा तफरी मच चुकी थी और ईडन अपनी हथियार उठाते हुए अपने दोस्तों तक पहुँच जाती है। ये लोग भागते हुए किले के पीछे एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुँच गए। वहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी, एक चमकती हुई सिल्वर बेंटली रेसिंग कार जो सालों से यहाँ बंद पड़ी थी। ये लोग चाबी घुमाते हुए कार को स्टार्ट कर देते हैं। कार भी चल पड़ी और इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ईडन, कैली और साइंटिस्ट उसमें बैठ जाते हैं, जबकि सार्जेंट नॉर्टन डॉक्टर केन के भेजे हुए उन्हें रोकने की कोशिश में लग जाते हैं और इसी कोशिश में वो तीरों के हमले में मारा जाता है और ईडन उसे मरता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन अब दुख मनाने का टाइम नहीं था। वो एक्सेलरेटर दबाकर कार को यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो सैटेलाइट फोन से अपने चीफ नेल्सन से कांटेक्ट करके उसे वो सारा सच बता देती है कि यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन एक रास्ता बचा हुआ है जिससे वैक्सीन बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो बचे हुए लोग थे वो वैक्सीन से इम्यून हैं और उनके ब्लड से एक नई वैक्सीन बनाई जा सकती है। वो डॉक्टर केन की बेटी कैली को अपने साथ लेकर आ रहे थे, जिसका खून इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इनके लिए कैली ही क्योर थी। वो जल्दी से सामने के दरवाजे को खोलने को कहती है ताकि वो कैली को लेकर अपनी दुनिया में आ जाए, लेकिन खतरा अभी टला ही नहीं था। सोल और उसके मर्डर्स का गैंग उन्हें ढूंढ लेता है। असल में वो पहले से ही इनका हाईवे पर इंतजार कर रहे थे। इस तरह स्कॉटलैंड की सुनसान सड़कों पर हाई स्पीड लड़ाई शुरू हो जाती है। मर्डर्स अपनी ट्यूटी फ्यूटी पुलिस कार्स, बाइक्स और एक बड़ी सी बस के साथ उनका पीछा करने लग चुके थे। सोल अपने मॉडिफाइड कार से ईडन का पीछा करने में लगा हुआ था और इस टाइम वो काफी गुस्से से पागल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ईडन ने उसकी काफी क्लोज फ्रेंड को मार दिया था। गुस्से की आग में 100 की स्पीड चलती हुई कार से निकलकर सोल जंप करते हुए ईडन के कार के ऊपर आ जाता है। इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो छत को तोड़कर इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ईडन एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से सोल से लड़ने में लगी पड़ी थी। गाड़ी के अंदर ताबड़तोड़ हाथापाई शुरू हो जाती है। यही सब देखते ही दूसरा डॉक्टर भी इनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने सड़क पर मर्डर्स की बस रास्ता रोककर खड़ी हो चुकी थी,
लेकिन ईडन नहीं रुकने वाली थी। वो फुल स्पीड में कार को भगाती है और गाड़ी जोर से उस बस के 2 टुकड़े करते हुए आगे निकल जाती है। उसी धमाके में सोल का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है और ये सभी फाइनली सभी मर्डर्स को हराते हुए दीवार तक पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया गया कि यहाँ पहले से ही गवर्नमेंट की हेलीकॉप्टर आ चुका था जो इंतजार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इसमें नेल्सन नहीं था बल्कि वही चालाक ऑफिसर कैनरिस था जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को अपने इशारों पर नचाता रहता था। सच्चाई तो यह था कि क्योर उसी को चाहिए था। ईडन और डॉक्टर कैली के साथ बाहर आते हैं। कैनरिस कैली को देखता है और समझ चुका था कि यही वैक्सीन बनाने के लिए डोनर होने वाली है। उसे देखकर वो खुश हो चुका था, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी असलियत सामने आ जाती है। वो ईडन से कहता है कि तुम कैली का ख्याल रखना, हमें अब यह वैक्सीन नहीं चाहिए। असल में वो चाहता था कि लंदन में वायरस थोड़ा सा और फैल जाए ताकि ज्यादा लोग मर जाए और इकोनॉमी पहले से और भी मजबूत हो जाए। वो बताता है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी उस वायरस से मर चुके हैं और अब वही नया प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर एक और घिनौनी साजिश यह भी पता चला कि कैनरिस ने ही लंदन के अंदर उस वायरस को फैलाया हुआ था ताकि उसे जल्द से जल्द पावर मिल सके। इस टाइम उसका प्लान यह था कि जब ज्यादा वायरस फैल जाएगा तब वो इस वैक्सीन को सामने लेकर आएगा और सबके लिए हीरो बन जाएगा। ईडन के साथ जो साइंटिस्ट था वो यह सुनकर गुस्से से भड़क जाता है। वो कैली को अब इस शैतान के हवाले नहीं करना चाहता था, लेकिन ईडन यहाँ अपने साथी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे इशारा करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि उनके पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। कैनरिस कैली को हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से लेकर जाता है, यह सोचते हुए कि वो जीत गया है। जाते टाइम यहाँ पर ईडन का साथी रोने लग जाता है। उसे लग रहा था कि वो हार गया, लेकिन यहाँ ईडन उसे अपनी साइड का वॉर दिखाती है। उसने जो दाव खेला हुआ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसने कैनरिस की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके जरिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। कैनरिस को ब्लैकमेल भी कर सकती थी और इंसानियत के लिए लड़ भी सकती थी। इसके बाद वो गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि उसका साथी नीलसन यहाँ पर आया और सीधा उस एड्रेस पर आता है जो हमेशा से ईडन के पास हुआ करता था, क्योंकि वो जानता था कि ईडन उसे यहीं पर मिलेगी। अब क्योंकि नीलसन ने उसे बाप की तरह पाला हुआ था, इसीलिए उसे सब पता था। यहाँ पर वो और नीलसन बैठकर बातें करने लग जाते हैं। ईडन उसे कैनरिस की रिकॉर्डिंग दे देती है और कहती है कि इसे बर्बाद कर देना। उसे लेकर नीलसन उससे पूछने लगा कि मिशन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, क्या अब तुम वापस चलना पसंद करोगी? वो नीलसन को यह कहते हुए मना कर देती है कि आज के बाद वो इस क्वारंटाइन जोन से बाहर नहीं आएगी, यहीं उसका घर था और वह यहीं रहेगी। नीलसन लंदन शहर वापस आ जाता है और आते ही वो सारी रिकॉर्डिंग न्यूज में चलवा देता है। ऐसा होते ही कैनरिस का सारा करियर वहीं पर बिखर जाती है। वैक्सीन भी जल्द बनाकर लोगों तक पहुंचा दिया गया था और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उन मर्डर्स का हेडक्वार्टर्स को दिखाया गया। अब उनका कोई लीडर ही नहीं रहा था, क्योंकि सोल भी धमाके में मारा गया था और उसकी फ्रेंड भी मारी जा चुकी थी। इस टाइम वो नए लीडर के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से दरवाजा खुला और यहाँ पर ईडन सोल का कटा हुआ सर लेकर आई हुई थी, क्योंकि उसने उनके लीडर को मारा हुआ था। उनकी नई लीडर भी वही था और इसी तरह उनका यहाँ का नया लीडर दिखाते हुए यह मूवी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।